स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो 2024-25 का नाइन्थ का ये पहला सेशन जा रहा है, नाइन्थ का साइंस का। और मैं आपको बता दूं जो नहीं जानते कि मेरा नाम आशु घई है और मैं यहाँ पे नाइन्थ क्लास को साइंस पढ़ाता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर यानी लास्ट सेशन में हम लोगों ने 10th को और 11th को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट दिए। आप लोगों को 9th क्लास के नॉर्मल तो वन शॉट डाले ही थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के साथ नहीं। लेकिन इस साल हम लोग 9th के सारे वन शॉट्स आप देख सकते हैं विद एक्सपेरिमेंट डालने वाले हैं। और शुरुआत यहाँ पे आज चैप्टर 1 यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग से हुई है। ये मेरे पास मेरे घर का एक फ्राइंग पैन पड़ा हुआ है, ये हमारे पास नील है, ये हमारे पास थर्मोमीटर है, और ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं रख सकता, वो किचन की हैं। इन सब चीज़ों से, ये तो मैं उठा के ले आया, इन सब चीज़ों से हम लोग यहाँ पे एक वन शॉट को देखने वाले हैं। ऐसा मेरा मानना है कि चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिकली पढ़े तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और पढ़ने में मज़ा भी आता है, क्योंकि एक मन में हमेशा से इच्छा जागती है कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर बच्चों के जो उनको याद नहीं होता या उनको पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आ रहे। तो ऐसा आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि सारे टॉपिक्स हमारे जीवन में कहाँ पे काम जो है वो आ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ देखेंगे। जो नहीं जानता, हम लोग यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें दूसरे एंगल से वो उसको शूट करना पड़ता है। तो बीच बीच में वीडियो में मैं बोलूँगा आओ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कट लगेगा, फिर हम उसका दूसरा कैमरा का फुटेज जो है वहाँ पे डालेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल सब कुछ मैं ही यहाँ पे मैनेज करूंगा, मुझे ही वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है। चलो, पहली वीडियो थी, आज पहला वन शॉट है, तो मैंने यहाँ पे आपको 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया। आओ अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। सबसे पहली बात तो सराउंडिंग्स तो आप लोग समझते हो हमारे आसपास, यानी हमको छोड़ के जो भी हमारे आसपास है वो हमारी सराउंडिंग हो गई। तो आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हो या कहीं भी बैठे हुए हो, आपके आसपास जितना भी एरिया है उसमें जो भी आपको दिख रहा है आपके शरीर के अलावा, वो आपके लिए सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पंखा हो गया, लाइट हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब आपके लिए हो गया सराउंडिंग का पार्ट। अगर आप कहीं रास्ते में हो, कहीं बहुत सारे बच्चे वन शॉट रास्ते में देखते हैं, तो आपके लिए रास्ते की चीजें हो गई, पहाड़ आ रहे हैं रास्ते में, कहीं पे ट्रेन में अगर आप बैठे हो, बस में अगर आप बैठे हो, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स, ये आपकी सराउंडिंग हो जाती है। अब मैटर क्या होता है, तो मैटर वर्ड को सबसे पहले समझेंगे। तो मैटर वर्ड का मतलब होता है, यार एक तो होता है भाई साहब वो वाला जो दो लड़कों में होता है कि भाई मैटर हो गया, भाई आ जा, वो वाला मैटर की बात नहीं हो रही है। मैटर का मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। ऐसी कोई भी चीज जो कोई ना कोई स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, जो कोई ना कोई स्पेस घेरती है या फिर जगह घेरती है, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अगर अभी आप मास नहीं समझते तो अभी के लिए आप वेट कह लीजिए। जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वेट होता है, उसको हम लोग कह देते हैं मैटर। जैसे कि ये ग्लास की बात कर लो, ये मैटर है बिकॉज ये जगह घेर रहा है। मैं इस टेबल के ऊपर कुछ नंबर ऑफ ग्लासेस रख सकता हूं, उसके बाद मुझे उनके ऊपर रखना पड़ेगा और साइड में नहीं, बिकॉज जगह घेर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है इनका कुछ मास भी है। या आसान भाषा में कहे, आपको अपने कमरे के अंदर जो भी चीजें दिख रही हैं, आपको अपने कमरे के अंदर कोई भी चीज अगर विजिबल है, दिख रही है, तो वो तो मैटर है ही है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो भी मैटर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिख रहा हूं, आप अपने आप को देख सकते हो, चेयर को देख सकते हो, एयर जो है आपको भले दिखती नहीं है लेकिन वो भी एक मैटर होती है। इसकी और बात करेंगे, लेकिन हमारे कमरे में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी मैटर है, भले आपको दिखे ना लेकिन ये मैटर है। तो जो दिख रहा है वो तो मैटर है, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो तो मैटर है ही। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें आपको दिखती नहीं है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनके पास भी कुछ वजन होता है, ऑल्दो बहुत कम, इनके पास भी कुछ ना कुछ मास है, स्पेस घेरते हैं, तो ये भी हमारे लिए मैटर होते हैं। अब मैटर जो होते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनते हैं, जिनको हायर चैप्टर्स में यानी आगे के चैप्टर्स में हम एटम, मॉलिक्यूल या आयंस कहेंगे। अभी फिलहाल हम इनको बोलने वाले हैं पार्टिकल्स। यानी ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ छोटे 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 पार्टिकल्स। चाहे पानी हो जो कि एक मैटर है, चाहे बर्फ हो जो कि पानी का ही एक रूप है, चाहे चौक हो, चाहे आपके घर की दीवार हो, चाहे चेयर हो, चाहे आप खुद हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे टिंडे हो, घी हो, तोरी हो, ये सब मैटर है।
और ये सब मैटर को अगर आप इमेजिन करो तो ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में यहाँ पे एक आयरन की रॉड है, तो ये आयरन की रॉड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी जो कि दिखते भी नहीं है। इन पार्टिकल्स को आगे जाके हम अलग अलग नाम से बुलाएंगे अलग अलग सिचुएशन में, जैसे एटम बुलाएंगे, मॉलिक्यूल बुलाएंगे, कभी कभार आयंस बुलाएंगे। अभी नहीं, अभी तो हम इन सब को क्या बुलाने वाले हैं, पार्टिकल्स ही बुलाने वाले हैं। अभी हम फिलहाल इन सबको किस नाम से ही बुलाने वाले हैं, पार्टिकल नाम से ही बुलाने वाले हैं। चलो सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करो एक मैटर को, तो आप हमेशा कैसे इमेजिन करोगे? तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो, क्योंकि आगे चैप्टर में काम आएगा। हमारे पास मैटर अलग अलग प्रकार के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब भी मैं कोई सॉलिड बोल रहा हूं तो आप ऐसे इमेजिन करोगे, लिक्विड बोलूंगा तो ऐसे इमेजिन करोगे, गैस। ऑल तो अभी हमें आधा घंटा लगा के सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है, बट अगर मैं बोलूं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सब में एक बात कॉमन है कि सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड, यहाँ पे लिखा हुआ है गैस। अब इन सब में क्या कॉमन है, क्या अलग है, वो बात की बात है। कॉमन क्या है, सब में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इसमें भी पार्टिकल छोटे हैं, इसमें भी पार्टिकल छोटे हैं, इसमें भी पार्टिकल छोटे हैं। ऑल दो किसी में गैप कम है तो किसी में गैप ज्यादा है, वो अलग बात है, वो आगे आएगा। लेकिन सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आगे जाके हम इन पार्टिकल्स को अलग नाम से बुलाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल उठता है मन में कि यार आप, मैं, ये सब तो जगह घेरते हैं, पर क्या एयर जो है उसके पास वजन होता है? क्या एयर जो है वो जगह घेरती है? तो आपने 7th 8th में काम किया होगा कि आपने एक बैलून लिया होगा और बैलून में हवा भरी होगी और उसको बिना हवा भरे वाले एक बैलून को यहाँ रखा होगा, है ना। अभी हम एक बैलून से काम करेंगे, लेकिन अगर मैं इस बैलून में हवा भर दूं और इसमें हवा ना भर के इसको टंगा दूं, तो जो हवा वाला बैलून है वो ज्यादा भारी होता है। ये आपको पता है, ये मतलब हमने 7th 8th में किया हुआ है, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आओ मैं आपको एक और एक्टिविटी से समझाता हूँ कि जो बैलून है वो एक्चुअली जब उसमें हवा भरते हैं तो हवा जगह घेरती है, बहुत एक इंटरेस्टिंग वे से। और ये एक ट्रिक भी है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस ट्रिक को कर सकते हो। आओ पहले यहाँ पे दूसरे वाले कैमरा से एक ट्रिक देखते हैं। अब ये देखो एक बारी, ये मेरे पास एक नॉर्मल सी बॉटल है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉटल के अंदर इस बैलून को मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, अगर ये हो जाए तो एक बारी और मैंने यहाँ पे इस बैलून को फिट कर दिया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि मैंने ये एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक छेद किया हुआ है, ये रहा। अगर मैं इस छेद को यहाँ, अगर आप क्या कर सकते हो अपने दोस्त के साथ, आप एक बॉटल ले सकते हो जिसमें छेद हो और एक में ना हो। अब ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर ना हवा मारूंगा, इधर देखो, तो क्या हो रहा है कि ये बैलून जो है वो फुल रहा है। क्यों, एक्चुअली हो क्या रहा है सुनो। लेकिन अगर मैं इसमें यहां पे फिंगर रख के मारूं तो ये बैलून जो है उसमें हवा नहीं जा रही है। क्यों, अब हो क्या रहा है, जब मैं हवा भर रहा हूं यहां से, तो जब इसका छेद खुला हुआ है तो इस बॉटल के अंदर पहले से हवा है, तो जब मैं हवा इसके अंदर भर रहा हूं तो ये बैलून बढ़ रहा है। तो इस बैलून में, इस बॉटल में सॉरी, पहले से जो भी हवा है वो यहां से बाहर आ रही है और नई वाली हवा को अंदर आने के लिए जगह मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाथ रख के बैलून को फुलाता हूं तो अंदर की हवा अंदर ही रह पाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी। तो नई हवा को अंदर आने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो बैलून है, जो हवा है, वो जगह घेरती है। अब आप दोबारा अगर देखो तो ये देखो, तो यहां से हवा बाहर आ रही है, लेकिन अगर मैं यहां पे हाथ रख दूं तो ये बैलून नहीं फूलेगा। दोस्तों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो इस छोटे से तरीके से साबित होता है कि हवा जो है वो एक्चुअली में जगह घेरती है। और मास तो हमने बैलून में 7th 8th में पढ़ा था। चलो आओ, अब आगे अगर बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स में आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं सॉलिड की बात करूंगा तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। वो जितना पास आ सकते थे उतना पास आ गए। अब जो उनके बीच में छोटा मोटा आप गैप देख रहे हो वो फर्दर फिलअप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जितना, जैसे मान लो आपको मैं एक डब्बा दूं और उसमें बोलूं कि आप मार्बल्स यानी कंचे डालो, आप कंचे डाले जा रहे हो,
फिर ऊपर जगह खत्म हो गया, आपने थोड़ा सा उसको हिलाया, फिर आपने और कंचे डाले। तो पॉइंट इज कि आपने अब उसको पूरा भर लिया मैक्सिमम, पर अभी भी उसमें थोड़ी बहुत जगह खाली रह जाएगी। तो सॉलिड्स जितना टाइटली पैक हो सकते हैं हो गए। लिक्विड्स में थोड़ा सा गैप सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा होता है पार्टिकल्स में, और गैसेस में तो गैप बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज बदलती है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब भी मैं सॉलिड बोलूंगा आपको दिमाग में ऐसा लेके आना है, लिक्विड में ऐसा और गैस में ऐसा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है। चलो अब आगे अगर बात करें, तो जितने भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और आगे जाके और भी स्टेट्स आएंगी, सबके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। सबसे वो बच गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब वो चाहे सॉलिड के हों, अब वो चाहे लिक्विड के हों, अब वो चाहे गैस के हों, ये तो आपने देख ही लिया। चाहे वो किसी के पार्टिकल्स हों, पार्टिकल्स का साइज डिफर नहीं करता है। अगर आप ध्यान से इस एक पार्टिकल को देखो तो ये पार्टिकल का साइज सेम है, बस बाकी सारी चीजें अलग है। तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली, यानी पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप बहुत कम है, तो वो बहुत कम हिलते होंगे, जस्ट एक प्रकार से वाइब्रेशन ही करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में गैप थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो ज्यादा मूव करते हैं। और वहीं पे गैसेस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं। इस चैप्टर के एकदम लास्ट में आपको डिफ्यूजन टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे ये फिर से रिपीट होगा और आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखेगा। लेकिन अभी के लिए सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कम मूव कर पाएंगे, लिक्विड्स के बहुत ज्यादा और गैसेस के बहुत ज्यादा। बट अभी फिलहाल ये बात नहीं हो रही है, बात ही हो रही है कि चाहे पार्टिकल किसी के भी हो वो मूव करेंगे, किसी के ज्यादा मूव करेंगे तो किसी के कम मूव करेंगे। इसके बाद पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे से पार्टिकल्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। अभी ऑब्वियस है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो इसलिए उनमें जो अट्रैक्शन होता है और प्यार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहीं पे गैसेस में पार्टिकल्स में प्यार उतना नहीं होता। जैसे एनसीईआरटी का एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको अपना हाथ एक लकड़ी के दरवाजे के पार लेके जाना हो या इस टेबल के पार लेके जाना हो, तो ये सबके बस की बात नहीं है। एक कराटे चैंपियन ऐसा कर सकता है, हम लोग मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे अगर पानी के पार हाथ लेके जाना हो तो इट इज वेरी इजी। एंड हवा के पार तो देखो मैं लेके जा ही रहा हूँ बेटा। तो पॉइंट है कि हवा के पार तो जा रहा हूँ। अब इसका रीजन क्या है? एक रीजन गैप तो है, बट मेन रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं ऐसे हाथ मार रहा हूँ तो गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि मेरे हाथ मारने से ही वो अलग हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको ओवरकम करना इट इज नॉट दैट इजी। अब चलो मैं इसके पार तो सोच भी सकता हूं कि प्रैक्टिस से ले जाऊंगा, क्या मैं इसके पार हाथ लेके जा सकता हूं? आंसर है नहीं, ये तो अपना एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा ही इसमें अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यही बात है कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, गैसेस में कम। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी, किसी में ज्यादा होगी तो किसी में कम हो जाएगी। फिर आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप या स्पेस बिटवीन देम। अब अगेन चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगा। किसी में गैप कम रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा, तो किसी में बहुत ज्यादा रहेगा। अब ये गैप वाली चीज को शो करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्टिविटी कह लो या एक्सपेरिमेंट कह लो होता है, जो कि हमने बचपन में किया है, बट कई बच्चों ने वो नहीं किया था, क्योंकि ये मैं अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ आपको, ये शो करने के लिए कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है कैसे। अब पानी के पार्टिकल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। जब हम किसी भी पानी में हम कोई सॉलिड को घोलते हैं, जैसे नमक या चीनी, तो शुरुआत में, अब देखो कॉमन सेंस की बात, अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता और मैं पानी के अंदर नमक या चीनी डालता, तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी वो जो स्पेस घेर रहा है, वो बढ़नी चाहिए। बट जब मैं पानी के अंदर चीनी या नमक घोल देता हूं, तो उसकी वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं आता। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि जो नमक या चीनी है वो पानी के अंदर जो भी खाली जगहें थी उसके अंदर एंटर कर गए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कमरे के अंदर एंटर करते हो तो कमरे की वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, बिकॉज आप कमरे की खाली जगह में एंटर करते हो। कमरा एक खाली जगह है, आप उसमें एंटर करते हो। तो जब मैं किसी भी नमक या चीनी को पानी में घोलता हूँ, तो वो जो नमक चीनी और पानी के इस खाली जगह में एंटर करता है, तो कोई वॉल्यूम यानी उसका जो स्पेस है वो बढ़ता नहीं। आओ एक बार देखते हैं ना इसको, आ जाओ। अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है। कंटेनर में मैंने लगभग लगभग 250 ml पानी लिया है।
प्लीज़ कंटेनर की गंदगी को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, ख़राब हो चुका है। बट यहाँ पे पानी जो है वो लगभग लगभग 250 ml है, थोड़ा सा उससे ऊपर होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो 250 ml है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दे रहा हूँ। ओहो, इसको मैं ऐसे डालता हूँ यार, मिडिल क्लास थिंग्स। हाँ, तो मैंने इसके अंदर नमक जो है वो डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी वॉल्यूम है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि अभी इसमें नमक डिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नमक को डिजॉल्व कर दूं तो जो नमक है वो इसकी खाली जगहों पे जाके एंटर कर जाएगा। एक सेकेंड, ये मैं नमक को घोलने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सॉल्यूशन क्लियर भी हो गया है धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं कि जो लेवल है पानी का वो लगभग उतना ही है ना। थोड़ा बहुत कम हो गया होगा बिकॉज थोड़ा बहुत चॉपस्टिक पे लग गया होगा, लेकिन बड़ा नहीं है, कम ही हुआ है, बड़ा तो नहीं है, क्योंकि जो नमक है वो उसकी खाली जगहों पे एंटर कर गया है। ठीक है भाई, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में से कोई एक आध प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल आता है। चलो अब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इंडिविजुअली। ये टॉपिक बहुत आसान है बिकॉज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इनको पढ़ते आए हैं बचपन से ही। अब अगर मुझे कोई बोले कि यार सॉलिड क्या है, तो मैं बोलूंगा सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी शेप फिक्स होती है और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। आप एक सॉलिड की शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगाओगे तो कर सकते हो। अगर मैं एक क्ले लेता हूं तो मैं उसकी शेप को चेंज कर सकता हूं, मैं इसको ठोक ठोक के पीट पीट के इसकी भी शेप चेंज कर सकता हूं। बट विदाउट एनी फोर्स आप सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, और इसकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती है। तो सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी हमारे पास फिक्स क्या है, शेप है, और फिक्स क्या भी है, वॉल्यूम भी है ना। इन्हें सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, पत्थर आ गया, लकड़ी आ गई, ब्रिक आ गया, बर्फ आ गई। अब सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला, इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स शेप होती है। अब ये फ्लो नहीं कर सकते, यानी सॉलिड जो है बहते नहीं है। अगर मैं स्टेबल को ऐसे इधर से उठा दूं तो ये बहेंगे नहीं, ये स्लाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पानी पड़ा होगा तो पानी बह जाएगा। बहना और स्लाइड करना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो यहाँ पे सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, और जो भी चीजें फ्लो नहीं कर सकते हैं उन्हें हम रिजिड कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कांट बी कंप्रेस्ड, आप सॉलिड्स को दबा नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही गैप जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। जितना टाइटली पैक्ड पार्टिकल हो सकते उतना टाइटली पैक्ड है, तो इनके बीच में वैसे भी गैप जो है वो अवेलेबल नहीं है। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब हो सकता है आपको डेंसिटी का मतलब ना पता हो, फिजिक्स में हम आगे जाके डेंसिटी को बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट डेंसिटी का मायने होता है मास बाय वॉल्यूम। तो कम से कम जगह पे, जिसके पास कम से कम जगह पे मतलब कम से कम वॉल्यूम में जो ज्यादा से ज्यादा मास रखता है, हम कहते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है। मान लो मेरे पास तीन सेम वॉल्यूम के कंटेनर्स हैं। अगर मैं एक में सॉलिड भरता हूँ, एक में लिक्विड भरता हूँ और एक में गैस भरता हूँ, तो जनरली ऐसा होगा कि सॉलिड वाला सबसे ज्यादा भारी होगा, उसका मास सबसे ज्यादा होगा। जैसे मान लो आपके पास घर में तीन सेम ग्लासेस है, एक के अंदर आप मिट्टी भर लो, एक के अंदर आप पानी भर लो और एक के अंदर हवा रहने दो, तो मिट्टी वाला कंटेनर सबसे भारी होगा, बिकॉज सॉलिड्स के पास ज्यादा मास होता है सेम वॉल्यूम पे, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और सॉलिड्स कंटेनर को पूरा भर नहीं सकते। अभी जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक पूरे जार में कंचे भर लो, तो कंचों के बीच में आपको कहीं ना कहीं गैप मिलेगा। कैसे पता चलेगा? कंचों में तो वैसे भी गैप दिख जाता है, बट अगर आप उसमें पानी डालोगे तो पानी उसके अंदर जाएगा, इसका मतलब है खाली गैप है वहां पे। ऐसे अगर आप मान लो एक कंटेनर को टॉप तक मिट्टी से भी भर दोगे, तो मिट्टी में भी अगर आप पानी डालोगे तो उसमें भी खाली जगह कहीं ना कहीं है। तो कंटेनर को आप भर नहीं सकते पूरा, क्योंकि सॉलिड जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते एक कंटेनर के अंदर, तो इसलिए कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। तो सॉलिड्स कंटेनर को भर नहीं सकते। वहीं पे लिक्विड्स की अगर बात करें, तो लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स होती है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं दूध की, आप 1 लीटर दूध खरीद के लेके आए, आपने उसे दूसरे कंटेनर में डाला, तो शेप तो बदल जाएगी, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगी? फिक्स। तो लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला, इसकी फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप नहीं है। अच्छा, क्या लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं? हाँ भाई, लिक्विड्स तो बहते हैं, पानी बहता है, और जो बहते हैं उन्हें हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। इसका मतलब सॉलिड तो हो गया रिजिड, लेकिन लिक्विड क्या हो गया? एक फ्लूइड,
क्योंकि वो बहता है। वहीं पे आप इसे दबा तो सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते, क्योंकि इनके बीच में गैप है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है सॉलिड से कम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी कंटेनर को भर नहीं सकते। अभी हमने एक एक्टिविटी भी देखी, पानी के अंदर चीनी डाली तो चीनी अंदर गई, इसका मतलब पानी में कहीं ना कहीं गैप था। पानी के पार्टिकल्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे गैसेस की बात करें तो गैसेस की ना तो शेप फिक्स होती है और इनकी ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। आई होप आपको पता हो गैसेस को कभी भी वॉल्यूम में नापा ही नहीं जाता। अगर आप कभी पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहां पे आप पेट्रोल या डीजल देखो तो वो लीटर के भाव मिलता है, लेकिन गैस जो है वो केजी के भाव मिलती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो गैस केजी के भाव क्यों मिलती है? बिकॉज गैसेस की वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो बदलती रहती है, जिसकी वजह से मास निकालना ज्यादा बेहतर रहता है। तो अगेन कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। ऑब्वियस सी बात है हवाएं बहती हैं, गैसेस बहती हैं तो इन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। इनको आप दबा सकते हो, आपने नाम भी सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन सबको हमने कंप्रेस करके दबा के सिलेंडर में भरा है। और हम आज पढ़ेंगे भी कि कई बार ऐसा भी होता है कि गैसेस को दबाओ तो वो लिक्विड में और कभी कभार तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज सोचो अगर आप गैस के पार्टिकल्स को दबा रहे हो तो पार्टिकल्स धीरे धीरे पास आएंगे, और अगर वो और ज्यादा पास आ गए तो वो कौन सी स्टेट में भी जा सकते हैं? सॉलिड स्टेट में भी जा सकते हैं। तो इनको हम दबा काफी अच्छे अमाउंट में सकते हैं। इनकी डेंसिटी तीनों में सबसे कम होती है। सबसे अच्छी बात यह कि जो गैसेस होती हैं ये कंटेनर को पूरा भर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे गैसेस कंटेनर को भर कैसे सकती हैं? आप मुझे बताओ, चलो एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास बॉटल है, अभी हमने देखी थी, अब आप मुझे बताओ इस बॉटल के अंदर, पूरी बॉटल के अंदर क्या है? तो आंसर है इस पूरी बॉटल के अंदर हवा है। तो भैया जहां पे कुछ नहीं होता वहां तो हवा होता है, बिकॉज हवा के पार्टिकल्स आपको पता होगा रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये कॉमन सेंस की बात है कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हवा तो है ही। अगर मैं बोलूँ ये ग्लास खाली है क्या, तो आंसर है खाली नहीं है, इसके अंदर हवा है। तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हवा चली जाती है, क्योंकि हवा यानी गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से गैसेस कंटेनर को पूरा भर सकती हैं। अब यहाँ पे तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात की, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। केमिकल कह रहा हूँ, सॉरी, जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की ओर बात करेंगे। पीछे हमने पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं की, हमने बात की कि वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है, शेप फिक्स है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम उनके प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे करेंगे। तो अगर एग्जाम में सॉलिड, लिक्विड, गैस में नॉर्मल बस लिखा आता है कि डिफरेंशिएट करो, तो चाहे वैसे कर लो, चाहे पीछे जो हमने पढ़ा वैसे कर लो, लेकिन बहुत बार एग्जाम में ऐसा आता है कि डिफरेंशिएट करो सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। तो सॉलिड, लिक्विड के यहाँ पे हम जो भी डिफरेंसेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें सब में आपको ये वाली जो फुटेज है अपने दिमाग में रखनी होगी। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, हमने पढ़ लिया, तभी सॉलिड्स के पार्टिकल्स को दूर करना मुश्किल है। लिक्विड में इनसे कम है लेकिन इनसे ज्यादा, और गैसेस में सबसे कम है क्योंकि गैप ज्यादा है ना। अब अगर गैप की बात करें तो सॉलिड्स में मिनिमम गैप है या नो। देखो नो स्पेस एक भावुक शब्द है, नो स्पेस हम किताबों में लिखते हैं, बट आप सब जान रहे हो स्पेस तो होगा ही, जिसको हम नेग्लिजिबल स्पेस कह देंगे। इसमें सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्पेस है। इसमें जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत कम है। अब मूवमेंट कम होने का कारण क्या है? तो मूवमेंट कम होने का कारण बहुत सिंपल है, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है, तो मूवमेंट कैसे होगी? यहाँ पे इनके मुकाबले ज्यादा, और गैसेस के पार्टिकल तो फ्रीली मूव करते ही हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, वो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। आप में से कुछ बच्चे काइनेटिक एनर्जी को जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, फिजिक्स का वर्ड है ये, बट अभी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर मैं अभी शॉर्ट में कहूं, अगेन इसको हम फिजिक्स में वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे, बट अगर कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे इस कमरे में अभी इन सब चीजों के पास काइनेटिक एनर्जी मेरे रिस्पेक्ट में नहीं है, बिकॉज ये कोई भी चीजें मेरे रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही हैं।
लेकिन अभी रोड पे गाड़ी, अगर मेरे घर के बाहर जो रोड है उस पे गाड़ी जा रही होगी, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। एक पक्षी हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से आती है। तो अब इनमें सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके मूव करते हैं? तो आंसर है गैस के। तो अगर गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। गैसेस के पार्टिकल्स की एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और वहीं पे सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की सबसे कम होगी। तो ये डिफरेंस के ऊपर भी एग्जाम में आपको एक सवाल मिलने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो होते हैं। डन है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आपके स्कूल में पढ़ा है तो ये आप पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना, बिकॉज बहुतों के स्कूल में ये नहीं भी आएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा है। कईयों के स्कूल में कराएंगे, कईयों के में नहीं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बट उसके आगे भी कुछ है क्या? तो आंसर है हाँ, 2 स्टेट्स और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट चौथी और पांचवी स्टेट है। प्लाज्मा क्या होता है? शॉर्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, जिनको हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जब बहुत गर्म एनवायरनमेंट में घूम रहे होते हैं तो उसको हम लोग प्लाज्मा कह देते हैं। जैसे कि फायर हो गया, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, स्पार्क हो गया, ये सब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी प्लाज्मा। इनमें क्या होता है? पार्टिकल्स यानी चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं बहुत गर्म एनवायरनमेंट में। तो प्लाज्मा हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन वेरी हॉट एनवायरनमेंट। और बिल्कुल उसका ऑपोजिट है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी कैसे पढ़ा? बिकॉज सत्येंद्र नाथ बोस जी एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने, आप कह सकते हो, इसको एक साथ प्रिडिक्ट किया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये क्या है? जैसे प्लाज्मा में क्या था? बहुत गर्म एनवायरनमेंट में चार्ज पार्टिकल घूम रहे होते हैं। यहां पे बस उसका ऑपोजिट होता है, बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। चलो आओ अब यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, विच इज स्टेट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब हमारा फोकस वापस से आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या, ये तो आई गेस हम लोग क्लियरली समझ गए। नहीं समझो तो वीडियो को पॉज करो और सारे नोट्स रिवाइज कर लो। लेकिन क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सब जानते हैं कि ये आंसर है यस। हम लोग घर में शायद रोज ये काम करते हैं। हमारे घर में हम लोग बटर को फ्रिज से निकालते हैं, तो अब इतनी गर्मी चल रही है एट प्रेजेंट कि वो अपने आप पिघल जाता है। सर्दियों में हम उसे गैस पर रख के या माइक्रोवेव में रख के पिघला देते हैं। चॉकलेट पिघलाते हैं, या कुछ ये जमाते भी हैं, बर्फ जमाते हैं, पानी को फ्रीजर में रख के बर्फ जमा देते हैं। द पॉइंट इज कि हम अपने घर में स्टेट अक्सर चेंज कर रहे हैं। सर्दियों में हमारे घरों में नारियल का तेल जम जाता है, हम उसे धूप में रख देते हैं या गर्म पानी में रख देते हैं, तो वो पिघल के वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट चेंज हमारे घर में बहुत कॉमन है। लेकिन स्टेट को चेंज करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है टेम्परेचर को चेंज करके, और एक होता है प्रेशर को चेंज करके। यानी मैं टेम्परेचर के बदलाव से भी स्टेट को बदल सकता हूं और प्रेशर के बदलाव से भी। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर के बदलाव से, कि टेम्परेचर से स्टेट को कैसे बदला जा सकता है। देखो मैं यहां पे इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा और आप सब समझ जाओगे, बहुत ज्यादा इजी है। अगर मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, और अगर मेरे पास ये लिक्विड सब्सटेंस है, और अगर ये कोई गैस है, मैंने इस को शॉर्ट में समझाया हुआ इंस्टाग्राम पे, अगर आपको पता हो। हमारे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट हैं, एक तो आशु घई जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स डालते हैं और जिसपे 6 लाख के आसपास लोग हैं, और एक है दाढ़ी वाले सर जो भी हाल ही में बनाया है। ये नाम आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे दिया था पिछले साल 10th के बच्चों ने। तो वहाँ पे भी हमारे लगभग अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो 110 के यानी 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है, जहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर वीडियो बना के बच्चों को छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ाते हैं। तो वहाँ मैंने ये समझाया था कि सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना हो और लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट करना हो, तो शायद ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें उन्हें हीट करना होता है ना, हीट करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि सॉलिड से गैस बनना है या सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से गैस बनना है, तो मैं चाहता हूं पार्टिकल्स में गैप बढ़े। और पार्टिकल्स में गैप कैसे बढ़ेगा? जब मैं उसे हीट करूंगा। और उल्टा करना हो, अगर मैं गैस से लिक्विड आना चाहता हूं तो मुझे उसे ठंडा करना पड़ता है, और अगर मैं लिक्विड से सॉलिड आता हूं तो भी मुझे उसे ठंडा करना पड़ता है। लेकिन इन प्रोसेस के नाम क्या है जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में सवाल आएगा? अगर मैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं,
पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर मैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो इस प्रोसेस को हम लोग बचपन से मेल्टिंग कहते आए हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी होता है और वो है फ्यूजन, यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हम प्रेशर यानी दबाव को सेम रखेंगे अभी। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना बाय हीटिंग, जिसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। और ऐसे ही अगर मैं किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं हीट करके, तो इससे वेपराइजेशन कहते हैं। कई बच्चे इसे इवेपोरेशन भी कहते हैं, इवेपोरेशन अलग है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन एंड इसको प्यार से हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को प्यार से क्या भी बुलाया जाता है, बॉइलिंग भी बुलाया जाता है। अगर मैं गैस से लिक्विड वापस आ रहा हूं तो मुझे इसको ठंडा करना पड़ेगा, जो कि अक्सर आपने घरों में किया होगा। जैसे अगर आप मैगी बना रहे हो या कोई भी एक मान लो चाय बना रहे हो, तो आप ऊपर प्लेट रख देते हो, तो नीचे से जो भाप निकलती है वो प्लेट पर जाके चिपक जाती है। प्लेट ठंडी होती है एज कम्पेयर टू द कंटेनर, तो जब आप प्लेट हटाते हो तो आपको उसके ऊपर पानी जो है वो मिलता है। वो कैसे, वो गैस से यानी स्टीम से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। या फिर सुबह सुबह अगर आप सर्दियों में उठो तो आपको पेड़ों पे नमी मिलेगी, बाइक स्कूटर पे नमी मिलेगी, बिकॉज पानी जो है वो कंडेंस हो गया है। इसको प्यार से कंडेंसेशन कहते हैं, लेकिन थोड़ा साइंटिफिकली इसे लिक्विफिकेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन नाम से भी बुलाया जाता है। और वहीं पे अगर मुझे किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। और इसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है और वह है सॉलिडिफिकेशन। इसे सॉलिडिफिकेशन नाम से भी बुलाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको मदद करेगा कोई भी स्टेट को समझने में कि जब हम किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उसे क्या नाम से बुलाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हम उसे मेल्टिंग तो बोल रहे हैं, लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच या द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सारी परिभाषाएं पीछे लिखी में पढ़ेंगे भी। ऐसे कोई भी चीज जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, जो जिस टेम्परेचर पे होती है उसे बॉइलिंग बोलते हैं। और ऐसे कोई भी चीज जब लिक्विड से सॉलिड बनती है तो किस टेम्परेचर पे बनती है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब पहली बात तो ये सारी परिभाषाएं देख लो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार आप चाहे वीडियो को पॉज कर करके मेल्टिंग यानी फ्यूजन की परिभाषा पढ़ लो और वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट की भी परिभाषा आपको मिल जाएगी। फिर वीडियो को पॉज करके बॉइलिंग की पढ़ लो, कंडेंसेशन की पढ़ लो और फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन की पढ़ लो, वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट की भी लिखी हुई है। अब अगर आप एक बात नोटिस करो तो क्या है, सुनो, बड़ी कमाल की बात बताने जा रहा हूं। मान लो आपका घर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई मार्केट है और रास्ते में कोई घर आता है। अबे उसका नहीं कह रहा यार, सुनो, घर आता है। अब अगर आपको अपने मार्केट जाना है तो ऑब्वियस बात है एक ही रोड है, तो क्या आपको उसके घर से होते हुए, मतलब उसके घर के सामने से होते हुए जाना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, बिकॉज रास्ते में अगर ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, अगर आपको सी जाना है तो आपको बी से होता हुआ जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे अनटिल अनलेस आपके पास हेलीकॉप्टर है। तो अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो आप सीधा उड़ के यहाँ जा सकते हो, तो आपको उसके घर से गली से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। तो जो कि आपके पास नहीं है, मतलब जो कि अक्सर लोगों के पास हेलीकॉप्टर नहीं होता है, अक्सर लोग बाय रोड या बाय ट्रेन ऐसे कुछ ट्रेवल कर रहे हैं। अब सुनो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको सॉलिड से गैस जाना है या गैस से कहाँ आना है सॉलिड, तो आपको बीच में एक स्टेट से होके आना पड़ेगा विच इज लिक्विड, ये ऑब्वियस है। बट दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं हेलीकॉप्टर वाले जो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, गैस में, या सीधा गैस से कन्वर्ट हो सकते हैं सॉलिड में। ये सारे नहीं कर सकते ये काम, सबके पास हेलीकॉप्टर नहीं होता। बहुत गिने चुने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस अगर कोई सब्सटेंस सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है और किस में जा रहा है भाई, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। पहली बात तो ये सब नहीं कर सकते, कुछ गिने चुने लोग हैं। बट अगर कोई चीज सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कह सकते हैं। अभी एग्जांपल भी दूंगा। और अगर कोई चीज सीधा गैस से सॉलिड कन्वर्ट होती है तो इसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं।
कई किताबें इसे सब्लिमेशन ही कह देती हैं या डी सब्लिमेशन भी कह देती हैं, बट इसका सही साइंटिफिक नेम है डिपोजिशन। क्या ये सब कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये गिने चुने लोग हैं जो कर सकते हैं। पहली बात तो सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस या गैस इनटू सॉलिड। अब ध्यान रखना कि सॉलिड इनटू गैस तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। लेकिन गैस इनटू सॉलिड को एक और नाम भी दिया गया है विच इज डिपोजिशन, इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जानना बड़ा जरूरी है बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर काफी बार सवाल आया हुआ है। जैसे कि कुछ चीजें जिनके नाम आप जानते हो, कुछ के नहीं भी जानते होंगे। जैसे आयोडीन को सब जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है, सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। अभी मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा। फिर आता है हमारे पास एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड क्या होता है भाई? होता है कुछ, अभी आप ये छोड़ दो क्या होता है। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये भी सब्लिमेशन शो करता है। वहीं पे आता है हमारे पास ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है भाई? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर खास बात क्या है भाई? ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर खास बात यह है कि वो सीधा गैस से, ये ड्राई आइस ही है, ये मैं आपको दिखाने भी वाला हूं, लेकिन ये सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, रास्ते में कोई लिक्विड नहीं आता है। या उल्टा भी, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर लगाओ तो वो सीधा गैस से सॉलिड भी बन जाती है। वहीं पे हमारे पास और भी लोग हैं, जैसे कि कैम्फर है, जैसे कि नैफ्थलीन बॉल्स, अगर आपने टॉयलेट में देखी हो जो व्हाइट व्हाइट रंग की या कोई भी रंग की बॉल्स होती है नैफ्थलीन बॉल्स, वो सारी की सारी बॉल्स सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं। तो ये सब लोग क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन शो करते हैं। अब आओ एक बारी, अच्छा मेरे पास अभी ड्राई आइस अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको अपनी क्लास की फुटेज दिखा रहा हूं, जहां पे कैसे हम लोग ड्राई आइस को सीधा सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। ड्राई आइस के पास बड़ी खतरनाक ताकत है, इसलिए ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम वगैरह को पैक करने के लिए, क्योंकि वो पानी में कन्वर्ट नहीं होती तो आइसक्रीम को खराब नहीं करेगी। प्लस वो नॉर्मल आइस से बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से बहुत कम रहता है, जो कि पानी का सिर्फ 0 है। तो इसलिए आइसक्रीम को पैक करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हमारे पास ड्राई आइस। और एक बार देखो कैसे ड्राई आइस सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। अंदर जो ड्राई आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर हम इसको एक बार देखो इसमें डालें, ये सीधा सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रही है? गैस। तो जादूगर, क्यूबिक थिएटर वाले, ऐसे शोज करने वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब देखा जाए तो ये कुछ नहीं है सिवाय कौन सी गैस के? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये अंदर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है, बोलो क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड। या घर पे कभी भी ट्राई ना करो, हो सकता है निकल भी लो आप, तो ये तो मैं आपके लिए खतरा उठा रहा हूँ बच्चों। देख लो कितने कम पैसे में कितनी जान लिया। देखो अब देखना, अब देखो बबल ट्रैप हो गया इसका, है ना? और अभी देखना मजेदार तो चीज ये तो इसको फाड़ूंगा, ये है ज्ञानी का आइसक्रीम, देख रहा आप? ये देखो, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन बबल्स में क्या हो गई? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो सब्लिमेशन आई होप आप लोग समझ गए हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये तो हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम लोग स्टेट को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम स्टेट को प्रेशर चेंज करके बदल सकते हैं? देखो सबसे पहले समझो प्रेशर लगाने से होता क्या है। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ? पार्टिकल दूर भागे, लेकिन प्रेशर के बढ़ाने पे क्या होगा? पार्टिकल पास आएंगे। तो क्या मैं प्रेशर के बढ़ाने पे गैसेस के पार्टिकल को पास लाके लिक्विड या सॉलिड बना सकता हूं? तो आंसर है यस। लेकिन प्रेशर लगाने पे लिक्विड्स और सॉलिड पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप सॉलिड्स और लिक्विड्स पे प्रेशर अप्लाई करोगे, दबाव लगाओगे, तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन गैसेस पे प्रेशर लगाने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, और बहुत कम केसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, आप उसे सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लिखा भी हुआ है कि इफेक्ट ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों लगभग इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन वहीं पे गैसेस में अगर आप उसे कंप्रेस करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और बहुत कम केसेस में वो सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई आइस, जो कि अभी हमने देखा। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब यहाँ पे
हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में। देखो टेम्परेचर आप सबको पता है क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो ये नापते कि कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। अगर मैं बोलूं कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो गर्म है। मैं ऐसे बोलूं कोई चीज 5 डिग्री सेल्सियस पे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वो ठंडी है। अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई। ऑब्वियस बात है पूरे इंडिया में ही बढ़ रही है। इस हिसाब से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार आज दिल्ली का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है या -5 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ठंड हो जाएगी। तो टेम्परेचर देखा जाए तो एक प्रकार से गर्म और ठंडक का एहसास के बारे में बताता है बिना एक्चुअली महसूस किए। अब टेम्परेचर को हम लोग 3 अलग-अलग यूनिट्स में नाप सकते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। अब हमें इन तीनों को एक-एक बार पढ़ना है कि ये क्या है, फिर हमें 2 के बारे में ही मेनली बात करनी है। अगर मैं बात करूँ तो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इंडिया में सबसे कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, यानी हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग ज़्यादातर बायोलॉजी में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98, लेकिन क्या होता है? तो बहुत हैरानी वाली बात है कि बहुत बच्चों से पूछता हूँ जब ये सवाल, तो बच्चे बोलते हैं कि 98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा 100 पे पानी उबलता है, ऐसे तो हम फट जाएँगे, मर जाएँगे। तो ऑब्वियस सी बात है 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब आपको बुखार हो जाता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 102, 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बायोलॉजी में जनरली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं और केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। आई होप आपको पता होगा एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स का सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिट्स चलेंगी ही चलेंगी उन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि टाइम को सेकंड में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, है ना, मास को केजी में नापते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन के लिए हम लोग कैपिटल के यूज करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग डिग्री एफ यूज करते हैं और डिग्री सेल्सियस के लिए तो आप सबको पता होगा डिग्री सी यूज करते हैं। अब हमें जो मेनली पढ़ना है वो है कि कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस में यूज करेंगे, बिकॉज डिग्री इंडिया में कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है और केल्विन एसआई है। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम लोगों को एसआई तो पता होनी चाहिए और इंडिया में रहते हैं तो डिग्री सेल्सियस पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इन दोनों को कन्वर्ट करना सीखेंगे। हायर क्लासेस में आप डिग्री फ़ारेनहाइट भी सीखोगे बट हमें इसको 9th के सिलेबस के हिसाब से नहीं करना। आपके स्कूल में कराया तो अच्छी बात है, बट अगर मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, बस सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देना है। अब फैक्ट ये कहता है जब आप बड़े हो जाओगे कि ये एग्जैक्टली 273 नहीं होता है, 273.15 होता है। बट हमारी किताबें इसको अभी कहती हैं कि आप 15 को अभी इग्नोर करके राउंड ऑफ करके 273 ले लो। बट ध्यान रहे जब आप 11th-12th में जाओगे आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे 273.15 लेना और एक्यूरेट होता है। बट ठीक है, अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें आप 273 ऐड कर दो तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में लेके जाना है तो 273 आप उसमें से माइनस कर सकते हो। आओ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो यहाँ पे है -27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल आएगा, है ना, है ना, बहुत सिंपल है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं ए पार्ट करना चाहूँ तो मैं निकालना चाहता हूँ टेम्परेचर इन केल्विन। ऐसे नहीं बोलते, देखना, टेम्परेचर इन केल्विन नहीं बोलते, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बोलते, ज्यादा बेहतर रहता है। तो डिग्री सेल्सियस में हमें क्या ऐड कर देना है, 273। तो यहां से हमारे पास 283 केल्विन, केल्विन के लिए कैपिटल के हम लोग लगाते हैं। वहीं पे अगर मैं बोलना चाहूं कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल सेकेंड वाले में मुझे अगर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में मेरे पास -27 है, उसमें अगर मैं 273 क्या कर दूं भाई, ऐड कर दूं, तो हमारे पास 273 ऐड करने पे कितना आ गया भाई, 273 में से 27 चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास आ गया 246 जो है वो केल्विन। यानी पॉइंट है इसकी भाई ये हमारे पास केल्विन आ जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात कर लूँ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल में लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 प्लस में 273 विच इज कितना आ गया, 373 केल्विन।
तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसी में अगर उल्टा सवाल आता है कि मुझे केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में जाना है, तो 273 माइनस कर देंगे, वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। ऐसा करो, चलो मैंने आज आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछा है कमेंट सेक्शन पे, जल्दी से ऐसा कर दो। ये ए है मेरे पास विच इज़ मान लो 300 केल्विन, ये बी है मेरे पास मान लेते हैं 20 केल्विन, और ये सी है मेरे पास मान लेते हैं 298 केल्विन। जल्दी से इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दो। आज का पहला सवाल है, टाइम स्टैम्प देखना कितने मिनट का है, और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दो, तभी आगे बढ़ना रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। होमवर्क तो नहीं कहूँगा, अभी क्लास वर्क ही है ये, और अभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दो। डन है। वीडियो को पॉज करके आगे जा, क्या जल्दबाजी है यार, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, जल्दी से करो इसको, ठीक है, कसम है तुम्हें। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, और वह है लेटेंट हीट। अगर मैं आपको लेटेंट का पहले मतलब बता दूं, तो लेटेंट का मतलब हिडन होता है। लेटेंट का मतलब हिडन होता है, हिडन। अब ये लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट क्या चीज है, सुनो थोड़ा पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, मजेदार, मतलब थर्मोमीटर की मदद से मजा आ जाएगा आपको। ये कहीं नहीं देखा होगा आपने, बहुत कम केस से, पक्का कहीं नहीं देखा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कहीं देखा है कि नहीं। सुनो, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं एक चीज कि अगर मैं किसी चीज को हीट कर रहा हूं, मान लो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि गैस पे मैंने पानी रखा हुआ है और नीचे आग जल रही है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा, या बढ़ भी सकता है और सेम भी रह सकता है। तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात होती है, कि कॉमन सेंस वाली बात भी होती है, कि कहीं या सभी को लगभग ये लगता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही। बट एक्चुअली में हीट दो काम कर सकती है, ध्यान रखना, या तो वो टेम्परेचर बढ़ाती है या तो वो स्टेट को चेंज करती है। तो अगर हीट किसी का टेम्परेचर बढ़ा रही है तो वो स्टेट चेंज नहीं कर सकती, और अगर वो स्टेट चेंज कर रही है तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकती। सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास पानी है फ्राइंग पैन में, जो कि मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा, मैंने उसे गैस पर रखा और गर्म करना शुरू किया, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, 50 पहुंचेगा, 60 पहुंचेगा, 70 पहुंचेगा, 80 पहुंचेगा, 90 पहुंचेगा, 100। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा, उसके बाद पानी उबलने लग जाएगा, यानी वो अपनी स्टेट को अभी तक वो अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा, और वो लिक्विड से गैस बनने लग जाएगा। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब पानी 100 पे पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर और आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे आप उसे 15 मिनट तक हीट कर लो, जब तक वो सारा गैस नहीं बनता। अब आप पानी का टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ा सकते। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, और अभी मैं शो भी करूंगा, आप भी कर सकते हो घर पे। लेकिन जब तक मैं उसको 40 से हीट कर रहा था और वो 100 तक पहुंच रहा था, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जब वो अपनी स्टेट को बदल रहा था तब उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आया। बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जब उसने अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू किया तो उस दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज हीट एट अ टाइम एक ही काम कर सकती है, या तो वो स्टेट चेंज कर सकती है या तो वो टेम्परेचर। अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ऐसी हीट जो चेंज करती है स्टेट को, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, जब भी आप स्टेट को चेंज करते हो, इसे लेटेंट हीट बोलते हैं। अब इसको लेटेंट यानी हिडन हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हीट है वो टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकती, ये सिर्फ स्टेट को चेंज करती है। तो कहीं ना कहीं जब आप हीट कर रहे होगे और स्टेट बदल रही होगी तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हीट छुप रही है कहीं जाके, बट वो छुप नहीं रही है, वो स्टेट को चेंज कर रही है। तो यहां पे एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट भी आपको समझना होगा कि लेटेंट हीट cannot cause any rise in टेम्परेचर, यानी कि लेटेंट हीट जो होती है वो कभी भी टेम्परेचर को राइज या फॉल या चेंज नहीं कर सकती। कैन नॉट कॉज एनी राइज की बजाय मैं बेहतर रहेगा क्या लिखूं, एनी चेंज, है ना। ये कोई चेंज लेके नहीं आ सकती टेम्परेचर में, क्योंकि ये जो हीट है वो स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, और इस हीट का नाम पड़ा है लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट, यानी छुपी हुई हीट।
क्योंकि ये सारी, अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि वाई लेटेंट हीट कैन नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर, तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है, बिकॉज जो भी हीट आप उसे देते हो वो सारी की सारी चेंज, स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है। समझ गए? आओ एक बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखें। छोटा सा नहीं है, खैर बड़ा है, मैं आपको समझाता भी रहूंगा साथ साथ क्या हो रहा है, बट आप जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को देखो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि थर्मोमीटर की रीडिंग लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये मैं पहले से ही शूट कर चुका था, क्योंकि अभी मुझे पता था मैं वन शॉट रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो किचन में काम शुरू हो जाएगा, तो किचन मुझे खाली चाहिए थी, तो मैंने इसको पहले रिकॉर्ड कर लिया था। तो टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीडिंग, ऑल्दो मैं खुद अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, पेशेंस रखो, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। आओ देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप वॉच लगा रखी है। थर्मोमीटर को मैंने ऊपर टंगा दिया है धागे से बांध के। थर्मोमीटर का जो बल्ब है नीचे, अभी आप रीडिंग देख सकते हैं, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी बहुत है। अब एक बात ध्यान रखने वाली और है कि थर्मोमीटर मैंने नीचे टच नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर टच करूंगा तो थर्मोमीटर जो है वो कंटेनर का टेम्परेचर नापेगा। तो मैंने पानी के बीचों बीच रखा हुआ है, ऊपर धागे से बांध के, धागा दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे ऑन तो कर दिया गैस, आप देख सकते हो, और टाइमर को भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। टाइमर भी ध्यान रखना, और ऊपर भी ध्यान रखना कि जो टाइम समय चल रहा है घड़ी में वो कितना है, ताकि आप ये देख सकोगे कुछ चीटिंग नहीं हो रही है। 1:02 हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो धीरे धीरे ऑब्वियस बात है टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा आउट ऑफ फोकस कभी कभार हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ। हाँ, तो टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया, जाना भी चाहिए था, है ना। अभी ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा, आप उसकी टेंशन मत लो, एडजस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर 50 से ऊपर 55 के आसपास हो चुका है, 60 के करीब जा रहा है, 56 57 हो गया। टाइम उसी हालात से बढ़ रहा है। बीच बीच में कट लगाऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, लेकिन आप घड़ी में टाइम और स्टॉप वॉच में टाइम दोनों में देखते रहना, ताकि कुछ भी यहाँ पे आपको फेक ना लगे। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 60 यानी 60 जो है वो पहुँच चुका है बहुत क्लियरली, और ये होना भी है। ये होता रहेगा जब तक हम 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाते हैं, है ना भाई। 100 तक ये टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो 1 मिनट 20 सेकेंड 22 सेकेंड के आसपास हो चुके हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर जो है वो 60 को भी पार जो है वो कर चुका है। 70 और 60 के बीच में आ चुका है टेम्परेचर, आप ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार से। पानी में थोड़ा थोड़ा बबल्स दिखना शुरू हो गए होंगे आपको, पानी जो है वो उबलने लग गया है। मतलब अभी उबलना तो सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपको बबल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो कि इंडिकेशन है कि पानी गर्म हो रहा है। थोड़ा सा कट मारा मैंने, यहाँ पे 80 पे पहुँच चुका है, और आप टाइम देख सकते हैं लगभग 3 मिनट 5 सेकेंड हो चुके हैं। ऊपर भी घड़ी में ऑब्वियसली बात है टाइम जो है वो बढ़ेगा, है ना, जो कि 1 बज के कितना हो गया, अगर मैं जूम करूँ तो ये 1:05 कुछ हो चुके हैं, और टेम्परेचर 80 तक पहुँच चुका है। हमें इंतज़ार है कि ये 180 को भी पार कर चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। 100 पे पहुँचेगा तो इसका असली जो एक्चुअली मज़ा है वो स्टार्ट होगा। एट्टी 85 के आसपास पहुंच चुका है, और यहाँ देखो ध्यान से तो 97 96 के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। घड़ी में टाइम 5 मिनट हो चुका है। ऊपर भी 1:07, 1:02 पर शुरू किया था, 1:07 हो रहे हैं। बैटरी परसेंटेज को इग्नोर करो। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो पहुँचने ही वाला है 100 पे, लगभग 99 के आसपास हो चुका है। पानी लगभग उबलना स्टार्ट हो गया, आप कह सकते हो एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से उबल ही गया है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है मुबारक हो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो, एक सेकेंड, हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है, एक सेकेंड यार, ये फोकस लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मर ये थर्मामीटर बहुत छोटा है। हाँ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। अब मज़े की बात अब शुरू होगी। आप टाइम देख सकते हैं 5:40 हो रहे हैं, है ना। अब अगर आप नोटिस करो तो पानी फुल उबल रहा है भाई साहब, मैक्सिमम रेट पे, ठीक है जी। लेकिन अच्छा समय नोटिस रखना, 5:50 हो रहे हैं, पानी उबलता रहेगा भाई साहब, लेकिन टेम्परेचर में आपको कोई इंक्रीज नहीं मिलने वाला। अब चाहे मैं कितनी भी देर इसको उबाल लूँ, है ना। अब देखो, तो अगर मैं टेम्परेचर को नापने की कोशिश करूँ, लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। अब
लगभग हम उसको आधे मिनट से गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अब तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 मिनट 16 सेकेंड हो चुके हैं और कोई कट नहीं है अभी वीडियो में, और टेम्परेचर जो है भाई साहब वो एग्जैक्टली 100 है, 100 के ऊपर नहीं हिलेगा ही नहीं। अब ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ये 100 से ऊपर हिलने वाला नहीं है। पानी फुल जोरों शोरों पे उबल रहा है। टाइम आप देख सकते हो लगभग 1 मिनट हो चुका है इसको 100 पे पहुंचे हुए। 1 मिनट से इसको हीट कर रहे हैं, तो यानी अब जो इसको हीट मिल रही है वो एक प्रकार से लेटेंट हीट है, जो इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही, लेकिन इसके स्टेट को चेंज कर रही है, इसको भाप बना रही है। अभी भी टेम्परेचर 100 है। मैंने अब कट मारा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। लेकिन अगर आप घड़ी में टाइम देखो तो ओ भाई साहब 7:35 और ऊपर भी अगर आप नोटिस करें तो 1:09 हो गए। 9 मिनट होने भी होंगे, क्यों नहीं होंगे भैया। 1:07 पे शुरू किया, 1:02 पे शुरू किया था, तो 7 मिनट ऊपर 1:09 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर है कि टेम्परेचर देखो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टिल, यानी अब ये लेटेंट हीट पे पहुंच चुका है। ये मुझे लगता है अब ये क्लियर है। हाँ, तो भाई बढ़िया, एकदम बढ़िया रिजल्ट आपने देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए तो सेशन का लाइक बनता है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लेटेंट हीट। क्या है, समझ गए, ये स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये टेम्परेचर को राइज नहीं कर सकती। अब लेटेंट हीट दो प्रकार की है। एक, जब मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट तो चेंज करनी है, बिकॉज लेटेंट हीट स्टेट को ही तो चेंज करती है। तो इसलिए दो प्रकार की आ गई। एक आ गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब आज ही पढ़ा हमने, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं कंप्लीटली, तो कितनी हीट लगेगी, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वहीं पे आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझदार को इशारा ही काफी है कि जब मैं 1 किलो लिक्विड को कंप्लीटली गैस या वेपर में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी हीट लगेगी, इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पे हमेशा से एक सवाल एग्जाम में आता है कि कौन ज्यादा जलाएगा या कौन ज्यादा एनर्जी लेगा, विच विल कॉज मोर बर्न। ज्यादा जलाता कौन है ये उसने तो आपको जलाया था, खैर, लेकिन उस वो वाले जलाने की बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कौन जलाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है और काफी एग्जाम में आता है। अभी आपने समझा वीडियो से कि पानी भाप बन रहा था, तो भाप का टेम्परेचर भी 100 होगा और पानी का भी 100, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ज्यादा जलाएगा कौन, अगर आपके बॉडी पे कोई गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। क्यों भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ज्यादा क्यों जलाएगी, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है, और उस एक्स्ट्रा हीट का नाम क्या है भाई, लेटेंट हीट। कैसे, आपने देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों 100 तक तो पहुंचे, लेकिन भाप कैसे बनी, पानी से बनी। पानी को आपने एक्स्ट्रा एक हीट दी, वो हीट कौन सी है, लेटेंट हीट, तब जाके पानी भाप बना। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म हो गई। तो आप सब जानते हैं भाप के पास तो बहुत ताकत है बेटा। मैं बाप के पास नहीं कह रहा, बाप के पास तो ताकत होती है, लेकिन भाप के पास बहुत ताकत है, स्टीम के पास बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि स्टीम से इंजन चलते थे, अब तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन पहले सारी ट्रेन स्टीम इंजन पे चलती थी। आज की डेट में भाप से हम बिजली बहुत सारे स्केल पे बनाते हैं, तो इसके पास बहुत ताकत होती है। ठीक है, ये सवाल तो हो गया। अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे पास, विच इज इवेपोरेशन। हम एकदम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज हम बिल्कुल अलग टॉपिक पे जा रहे हैं। क्योंकि ये वन शॉट है तो मैं इसको आई कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जैसे क्लास के लेक्चर होते तो मैं यहाँ पे रोकता, बिकॉज हम बिल्कुल एक अलग सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इतना पहले रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, तो जब हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बात की थी, मैं पीपीटी सेव कर लेता हूं यार, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते ही ये बंद हो जाता है, कुछ भी पंगा आ जाता है, तो साइड बाय साइड सेव कर लेता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो हो सकता है उस दौरान कुछ बच्चों ने अपने मन में इवेपोरेशन वर्ड यूज किया हो, तो मैंने कहा था कि इवेपोरेशन अलग है और वेपराइजेशन अलग होता है। आओ जरा समझिए। अभी हम जो फ्राइंग पैन पे कर रहे थे इस वाले पे, ये हमारे पास वेपराइजेशन था, बिकॉज हम लिक्विड को
वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, गर्म करके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के। लेकिन 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 अगर मान लो आपके घर में अभी फ्लोर पे जहां पे आप बैठे हो पानी गिर जाए, तो क्या पानी अपने आप लिक्विड से गैस यानी वेपर बन जाएगा? यस, बन जाएगा। यानी आपको उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिक्विड से गैस बन के उड़ जाएगा और भाग जाएगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पर क्या जमीन का टेम्परेचर इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस है? तो आंसर नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं यानी कि जो पानी होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही लिक्विड से गैस यानी वेपर बन जाता है, और इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगर आप अभी अपना गीला कपड़ा बाहर धूप में सुखा के आओ, अभी फिलहाल धूप इतनी है कि मुझे लग रहा है आधे घंटे 15-20 मिनट में सूख जाएगा, बट मान लो आप सुखा के आओ, तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है कि बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है ना? 50 होगा, 60 होगा, 100 तो नहीं होगा ना। और अगर बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर भी लिक्विड जो है, पानी पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो रहा है। तो जब भी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बगैर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अगर वो कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे अगर मैं डेली लाइफ में इवेपोरेशन के आपको एग्जांपल दूं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास सी वाटर होगा। आप सब जानते हैं वाटर साइकिल में सी वाटर इवापोरेट होकर बादलों में जाता है। क्या उसका वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? तो आंसर है अ बिग नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। या फिर हमारे जो कपड़े हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, है ना, हमारे जो कपड़े हैं वो जब धूप में सूखते हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, तब भी कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ये सब हमारे लिए क्या है। या फिर स्वेट का इवेपोरेट होना, अगर मैं आपको बोलूं कि इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, यहाँ तो वर्ड ही इवेपोरेशन आ गया। देखो, कभी आपने वेपराइजेशन ऑफ स्वेट बोला ही नहीं होगा, हमेशा आपने क्या बोला होगा? इवेपोरेशन ऑफ स्वेट बोला होगा, कभी वेपराइजेशन वर्ड ही नहीं यूज किया। बिकॉज पसीना जब हमारे बॉडी से जाता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे लिक्विड से गैस बनता है, तो वो भी एक प्रकार से इवेपोरेशन है। अब इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स हैं, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया है, विंड स्पीड है, या ह्यूमिडिटी इन एयर है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। कॉमन सेंस की बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। मैं 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, पर मान लो गर्मियों में टेम्परेचर है 50 और सर्दियों में टेम्परेचर है 20, तो कब कपड़े जल्दी सूखते हैं? तो ऑब्वियस बात है 50 पे। ऑल्दो दोनों ही 100 से नीचे हैं, तो दोनों आपस में हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। दूसरा है प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, आप तो नहीं बढ़ाते हो, कभी कभार एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर के बढ़ने से पानी का भाप बनना मुश्किल हो जाएगा। भाप बनना मतलब लिक्विड से गैस बन के गायब हो जाना, फैल जाना, बट आप प्रेशर लगा के उसको रोक रहे हो। तो इसीलिए प्रेशर के बढ़ाने पे जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो कम हो जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सब जानते हैं। सरफेस एरिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, सवाल सबसे ज्यादा इससे बनते हैं। आओ जरा समझें। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पानी की बोतल में पानी भर लूं, 1 लीटर की बोतल है, और इससे ढक्कन हटा के, इसको मैं छोड़ दूं, ठीक है, धूप में छोड़ दूं, और वही पानी अगर मैं पूरे छत पे फैला दूं, तो कौन जल्दी सूखेगा? तो ये कॉमन सेंस, इसको करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि पानी जो है वो जल्दी सूखेगा अगर मैं उसको फैला दूंगा पूरे कमरे में या पूरी छत पे, और उसके सूखने का रेट बहुत ज्यादा होगा। शायद ढक्कन खोली हुई बोतल काफी दिन लग जाए उसको पूरा खत्म होने में, बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया है ओपन वाला वो बहुत कम है। लेकिन वहीं पे इसी पानी को अगर फैला देता हूँ या इस फ्राइंग पैन में भी रख दूंगा, तो भी काफी फास्ट इवेपोरेट होगा। तो फ्लोर पे तो बहुत ज्यादा। एक कपड़ा है जो गीला है, अगर आप उससे ऐसे गोला बना के रखते हो या उसी सेम कपड़े को फैला के रखते हो, तो फैला हुआ कपड़ा जल्दी सूखेगा, बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी यानी पानी की नमी पहले से ही कमरे में ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, पानी का इवेपोरेट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी पहले से ही, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है
तो पहले से ही कमरे में पानी ज्यादा है, तो नया पानी जाना मुश्किल हो जाएगा, तो इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा। और यही रीजन है जब कमरे में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं हो पाता और हमें अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है। और सब जानते हैं विंड स्पीड, आप सब एक बात से बेटा वाकिफ होंगे कि सर्दियों में हमारे घरों में जब पोछा लगता है, चाहे कोई भी लगा रहा हो, तो अक्सर वो बंदा या पर्सन क्या करता है, पंखा चला देता है सर्दियों में भी कभी कभार, ताकि पोछा जल्दी सूख जाए। या कभी ऐसा हुआ होगा कि आपकी यूनिफॉर्म अब वो कल पहन के जानी होगी और वो धुल गई होगी, और धुलने के बाद सूखी नहीं होगी, तो मम्मी उसको पंखे के नीचे रख देती है रात भर। तो पंखे के चलने से विंड स्पीड बढ़ती है, और विंड स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, इन तीनों को बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, लेकिन प्रेशर और ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये जो पेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। डन है। अच्छा, अब यहां पे एक और अगेन नया टॉपिक शुरू होता है, विच इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इससे पहले मैं फिर से कहूंगा पीछे के फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या है, आपको कमेंट सेक्शन पे यस लिखना है, पूरा लिखना है कि यस सर हमने फील किया है क्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि मेरे को आइडिया हो कितने बच्चे में से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि अगर लाइव क्लास होती तो मैं पूछता, है ना, ऑफलाइन में पेड बैच में हमेशा पूछते ही हैं, लेकिन आप मुझे बताना कितने बच्चों ने फील किया है कभी उनके हाथ पे पेट्रोल गिराओ तो उन्हें ठंडा महसूस होता है, कभी वो नहा के बाहर आए हो और उनके शरीर पे थोड़ा थोड़ा पानी हो और पंखे के नीचे बैठे हो तो उनको ठंडक महसूस होती है, या उनकी बॉडी में पसीना आ रहा हो और एकदम से हवा चल पड़े तो उनको ठंडक महसूस होती है। ये सब अगर आपने नोटिस किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखना यस हमने फील किया है। क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग कॉज्ड होती है। इसका क्या मतलब है, सुनो आओ पहले लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। तो जब भी व्हेनेवर evaporation occurs, whenever evaporation occurs, liquid takes, अच्छा, इवेपोरेट होने के लिए यानी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए उसे एक हीट चाहिए होगी, और उस हीट का नाम हमने क्या दिया है, लेटेंट हीट। तो whenever evaporation occurs, liquid takes latent heat from the body in contact, from the body in कांटेक्ट। यानी कि अगर आप एक लिक्विड, मान लो आपके हाथ पे एक लिक्विड है और वो कोई भी लिक्विड है, पेट्रोल है, पानी है, पसीना है, और वो इवेपोरेट हो रहा है, तो उसको इवेपोरेट होने के लिए एक हीट चाहिए होगी, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए एक हीट चाहिए होगी। वो हीट कौन सी है, लेटेंट हीट। अब वो लेटेंट हीट किससे लेगा, अरे भाई साहब आपके हाथ से ही तो लेगा, जिसके साथ वो कांटेक्ट में, उससे ही तो हीट लेगा ना। तो इवेपोरेशन, whenever evaporation occurs, liquid take latent heat from the body in contact and hence causes cooling। और जिस वजह से वो क्या कॉज कर देगा, कूलिंग कॉज कर देगा, जिस वजह से वो ठंडा हो जाएगा। क्यों, मान लो मेरे हाथ में पेट्रोल है और वो इवेपोरेट हो रहा है, तो मेरे हाथ से ही तो लेटेंट हीट लेके जाएगा। अगर वो मेरे हाथ से लेटेंट हीट लेके चला जाएगा तो मेरे हाथ को वो क्या कर जाएगा, ठंडा कर जाएगा। इसीलिए जब भी इवेपोरेशन होता है चीजें कूल हो जाती है, जो भी उसके कांटेक्ट में होती हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, मैं इनके आंसर बोल के चाहे लिखवा दूंगा, आपको अगर लिखना हो तो लिख लेना। बट सबसे पहला सवाल, अगर हमें पसीना आ रहा हो और हम पंखे के नीचे बैठ जाएं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, पहले हिंदी में समझते हैं, फिर मैं बोल दूंगा, आप चाहे पॉज कर करके लिखना हो लिख लेना। लेकिन जब भी पसीना आता है और हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो विंड स्पीड बढ़ जाती है, विंड स्पीड के बढ़ने से आज पड़ा इवेपोरेशन बढ़ता है, पसीना जल्दी इवेपोरेट होता है, तो आपकी बॉडी से वो हीट लेता है। कौन सी हीट लेता है, लेटेंट हीट, ताकि वो इवेपोरेट हो सके। और अगर वो आपकी बॉडी से इवेपोरेट होने के लेटेंट हीट लेगा तो आपकी बॉडी को वो ठंडा कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो, चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके, whenever we sit under a fan then wind speed increases, which increases rate of evaporation, full stop, sweat evaporates and takes latent heat from the body, which will cause cooling effect, which will cause cooling effect, है ना। ऐसी एक और सवाल, बहुत छाया हुआ सवाल रहता है अगला, इसके अगला, बट ये भी अच्छा है। चाय और कॉफी, मान लो कभी आपकी मम्मी ने आपको गरम गरम दूध दिया हो सुबह स्कूल से जाने से पहले, या कॉफी दी हो, चाय दी हो, तो आप उसको अगर जल्दी पीना चाहते हो तो आप क्या करते हो,
जनरली आप उसे कटोरी में डाल के पीते हो। अब कटोरी में डालने से यानी सॉसर में डालने से, प्याले में डालने से चाय कॉफी जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है? बिकॉज जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है। ये पढ़ा हमने आज, क्योंकि सॉसर का रेट सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है। इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो कूलिंग, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा तो बॉडी क्या लेगी? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेगी तो कूलिंग जल्दी होगी। तो आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज ग्रेटर देन कप ड्यू टू विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एंड मोर लेटेंट हीट is taken from the tea or coffee which will cause faster cooling. Okay? ऐसा ही एक और सवाल बहुत आता है बेटा, और आप बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाओगे इससे। अर्दन पॉट्स का मतलब मटका होता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में फ्रिज है लेकिन फिर भी वो मटके में पानी पीते हैं, बिकॉज मटके का पानी थोड़ा हेल्दी माना जाता है। बाकी इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं, बट ठीक है, हेल्दी माना जाता है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं कि मटके का पानी हेल्दी है कि नहीं है, सवाल ये है कि मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? बिकॉज मटके की जो दीवारें होती हैं, ऑब्वियसली बात है वो मिट्टी का बना होता है, तो मटके की दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन उनसे पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है, जिसकी वजह से वो पानी जैसे मटके की दीवार पे आता है वो इवापोरेट होता है। सेम वही बात, अब वो इवापोरेट होगा, बाहर धूप है, इवापोरेट होगा, गर्मी है, तो वो इवापोरेट होने के लिए मटके की दीवार से क्या ले लेगा? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ले लेगा तो मटके को ठंडा कर देगा और उसके अंदर के पानी को भी ठंडा कर देगा। तो आंसर लगभग सिमिलर सा ही है यहाँ पे। समझ गए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और आ सकते हैं कि भैया कूलर गर्मी में ठंडा क्यों करता है, या इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी आता है जिसको मैं वीडियो भी बनाई थी कि जो डॉग्स होते हैं वो गर्मियों में अपनी जीभ बाहर क्यों निकाल के रखते हैं? क्योंकि जब वो जीभ बाहर निकालते हैं तो उनके मुंह में लगा हुआ सलाइवा इवापोरेट होता है, लेटेंट हीट लेता है, कूलिंग कॉज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गए? फिर आता है हमारे पास अगेन एक नया टॉपिक विच इज डिफ्यूजन। अगेन आप वीडियो को पॉज करके पिछला रिवाइज कर लो, फिर ही डिफ्यूजन पे चलने का मजा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग वन शॉट्स में, जो बच्चा यहाँ नया है, हम लोग वन शॉट में सिर्फ टॉपिक्स को पहले पढ़ते हैं, बिकॉज 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में टॉपिक्स को पढ़ना ही अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। फिर हम यहाँ पे कुछ लेक्चर्स लेके आएंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस कराएंगे, ये हमारे पढ़ाने का तरीका है। मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत तरीका है, बट मैं ऐसा नोटिस किया है कि वन शॉट 1 घंटे का ही 1.5 घंटे का ही होता है, उसमें क्वेश्चन भी होते हैं। बट फिर क्या होता है यार, देखो अगर मैं इसी में क्वेश्चन डालूंगा तो वन शॉट जो है वो 3-4 घंटे का चला जाएगा और आपका देखने का मन नहीं करेगा। तो और अगर मैं एक ही घंटे में क्वेश्चन भी कराऊं, टॉपिक भी कराऊं, तो मैं टॉपिक को उतना डिटेल में एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए हमारा फॉर्मेट ये है कि हम टॉपिक पढ़ाएंगे और अगले ही ऐसे लेक्चर्स में हम लोग आगे वाले जैसे 2-3 वन शॉट आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स का एक लेक्चर ले आएंगे। चलो आप पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या है। अगर आप अगरबत्ती अपने घर के किसी कोने पे जलाओ तो क्या उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है? तो आंसर है यस। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स जो है अगरबत्ती के पूरे कमरे में मूव करते हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी जब किसी भी चीज के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, परसेंटेज, जैसे अगरबत्ती जहां आपने जलाई वहां पे अगरबत्ती के पार्टिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी और उस कोने पे कम थी, तो पार्टिकल मूव होने लग गए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन होता क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मिक्स होने से। एक अंकल थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या नोटिस किया था कि जब हम पोलन ग्रेन्स को पानी में डालते हैं तो वो जिगजैग मोशन करते हैं। उस जिगजैग मोशन को उन्होंने ब्राउनियन मोशन नाम भी दिया था। तो वहां पे ही उन्होंने देखा था कि पार्टिकल्स अपने आप मूव करते हैं, बिकॉज उनके पास घूमने की ताकत तो है ही। तो अगरबत्ती के पार्टिकल अपने आप पूरे कमरे में फैल जाएंगे, जो कि आपने नोटिस भी किया। अगर मैं सोचो, अगर मैं एक पूरी बाल्टी के अंदर इस उजाला की 2 बूंदे डाल दूं और मिक्स ना करूं, आई होप आपको पता, उजाला के पार्टिकल्स अपने आप पूरी बाल्टी में मिक्स हो जाएंगे। यानी पार्टिकल्स अपने आप मिक्स होना चाहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जिसके पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे वो डिफ्यूजन ज्यादा करेगा, क्योंकि मूव भी तो करना है फ्रॉम ज्यादा से कम। तो जिसके पार्टिकल्स के पास मूव करने की ताकत ज्यादा है उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। अब सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा मूव कौन करता है? तो आप जानते हो आंसर है गैसेस मूव करती है। इसलिए गैसेस का डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। अगरबत्ती के स्मेल पूरे कमरे में विद इन सम सेकेंड्स फैल जाएंगे, वहीं पे बाल्टी में उजाला को पूरा फैलने में 2-3-4 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पानी का टेम्परेचर क्या है।
लेकिन आपको पता है सॉलिड्स भी डिफ्यूजन करते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पे आपने चौक से लिख दिया और 1 महीने बाद आपने उसे मिटाया तो मिटाना मुश्किल होगा, बिकॉज चौक के पार्टिकल्स अंदर घुस चुके होंगे, डिफ्यूज हो चुके होंगे। तो डिफ्यूजन सब करते हैं, लेकिन सबसे फास्ट करते हैं गैसेस, फिर करते हैं लिक्विड, और सबसे स्लो करते हैं सॉलिड्स, लेकिन करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गैसेस का डिफ्यूजन फास्टेस्ट है, सॉलिड्स का इसके मुकाबले कम है, और लिक्विड्स का उनके मुकाबले कम है, सॉलिड्स का तो बहुत ही कम है, जैसे कि चौक के पार्टिकल्स। लेकिन आप एक बात ये लिखा भी हुआ है कि why it is difficult to rub blackboard written with chalk after some days, because particles of chalk get diffused into the blackboard, जिसकी वजह से उनको मिटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। यानी क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो उनके पास क्या ज्यादा होगी, हमने आज ही बात करी थी, मूव होने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी डिफ्यूजन करेंगे। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गर्म खाने की स्मेल हम तक जल्दी पहुंचती है एज कंपेयर ठंडे खाने की, बिकॉज गर्म खाने के पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगरबत्ती भी जलाने के बाद हमें ज्यादा जल्दी खुशबू देती है, बिकॉज जलने पे वो गर्म हो जाती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आओ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पे डिफ्यूजन का रेट कैसे बढ़ता है। आओ चेक करें। हाँ, तो यहाँ पे हमने ले लिया है ठंडा पानी, दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ले लिया गर्म पानी, दोनों में मैं एक एक दो दो ड्रॉप उजाला की डाल देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल्दो मैंने इसमें बाद में उजाला डाला है, उससे बाद में डाला है, लेकिन आप हालत देख सकते हैं कि इसमें उजाला जो है वो लगभग लगभग घुल भी गया है, लेकिन वहां पे अभी भी वो कैसे, जैसे स्पाइडरमैन में आपने वेनम देखा होगा, वैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो लगभग लगभग पूरा उजाला घुल भी गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो उजाला है उसका डिफ्यूजन जो है वो कम है। यानी ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होने की वजह से डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम है, लेकिन गर्म पानी में पार्टिकल्स गर्म है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट जो है वो बढ़ गया है। बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट देखो। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर के बढ़ने पे डिफ्यूजन का रेट जो है वो बढ़ रहा है, गर्म पानी में जल्दी चीजें घुल रही है एज कम्पेयर ठंडे पानी में। तो इसी के साथ हमने डिफ्यूजन में ये पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गर्म खाने की स्मेल जल्दी पहुंचती है। ऐसे बहुत सारे और सवाल भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इस वन शॉट को सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के कवर किया, और यहाँ पे हमने साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी देखे। तो अगर ये वन शॉट आपको अच्छा लगा है, आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वन शॉट को लाइक करके जाएंगे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा, बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर ये वन शॉट अच्छा लगा होगा तो हम ऐसे और वन शॉट लेके आएंगे, नहीं तो जो बदलाव करना होगा वो बदलाव करेंगे। तो आई होप इस वन शॉट से आपके डाउट क्लियर हुए हो। आगे के वन शॉट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, लेकिन पहले एक दो वन शॉट पहले कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर्स का अलग से लेक्चर लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम में साइंस एंड फन 9th-10th आप सर्च करोगे मिल जाएगा, और ये पीपीटी आपको वहां मिलेगी। बस आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट सारे चैप्टर्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक है ना। बायोलॉजी वाली मैम आपको वन शॉट यहाँ पे दे ही रही है। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।